Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic bankers special relationship. तो बाकी के जो 10 वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, सो डू वॉच देम। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप। तो जिसमें सबसे पहले आता है मैंडेट। मैंडेट एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी और पर्सन को अथॉरिटी दे सकते हो कि आपकी एब्सेंस में आपके अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस कर सके आपकी तरफ से। वो आपकी तरफ से एक्ट कर सकते हैं। सो जो अकाउंट होल्डर होता है वो इशू करता है मैंडेट। ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज इशूड बाय द अकाउंट होल्डर टू हिज बैंक। तो इसमें क्या होगा, एक मैंडेट फॉर्म होगा। वो जैसे मेरा अकाउंट है एसबीआई बैंक में, तो वो मैंडेट फॉर्म भरूंगी मैं और एसबीआई को दे दूंगी। उसमें मैं लिख दूंगी कि सी आई विल बी गिविंग पावर टू डू ट्रांजेक्शन्स इन माई अकाउंट टू अ सर्टेन पर्सन। मान लो मैंने एक ए नाम के पर्सन को पावर दी है, ठीक है। तो मैं मैंडेट फॉर्म में लिख दूंगी कि मैंने ए को अपनी पावर ट्रांसफर करी कि मैं 2 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाने वाली हूँ। तो मेरी तरफ से बेसिक ट्रांजेक्शन करने की पावर मैं ए को देके जा रही हूँ। तो ये एक अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसमें किसी स्टैंपिंग की जरूरत नहीं है। और मैंडेट होल्डर इस सिचुएशन में ए होगा जिसको मैं मैंडेट की पावर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंडेट होल्डर या मैंडेटी बोला जाएगा ए को, जिसको पावर मिल रही है मेरे बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो उसका स्पेसिमेन सिग्नेचर भी बैंक को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये नॉर्मली बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए मैंडेट प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैंडेट प्रोवाइड करने वाले की डेथ हो जाए, इंसैनिटी डिक्लेयर हो जाए, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो जाए, तो फिर मैंडेट वहीं पे वैलिड होना खत्म हो जाता है। तो अगर ए नाम के पर्सन ने बैंक को मैंडेट फॉर्म भर के दिया कि मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, तो मैं बी को पावर देके जा रहा हूं अपनी तरफ से ट्रांजेक्शन करने की। तो ये ए कौन है, अकाउंट होल्डर है। बी कौन है, मैंडेट होल्डर या फिर मैंडेटी है। अगर ए की डेथ हो जाती है या वो इंसेन डिक्लेयर हो जाता है तो मैंडेट फिर वैलिड नहीं होगा। वैसे भी अगर ए चाहे तो पहले ही मैंडेट वाली पावर कभी भी जो बी को दी है उसे विड्रॉ कर सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है बैंक में, उन्हें अगर मैंडेट की पावर ट्रांसफर करनी, किसी को मैंडेटी बनाना है, तो सारे पार्टनर्स मिलके बना सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में भी जितने भी लोग हैं वो सब मिलके ही मैंडेट का पावर किसी को दे सकते हैं। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद किसी को पावर दे सकता है। एंड इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज वगैरह मैंडेट नहीं दे सकते। उन्हें अगर टेम्परेरी पीरियड के लिए पावर ट्रांसफर करना है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंडेट होल्डर के पास क्या पावर है और क्या लिमिटेशंस है। देखो ज्यादातर ऐसा होता है कि मान लो अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ तो मैं जिसको मैंडेट की पावर देके जा रही हूँ, तो यहाँ पे एक नई चेकबुक और एटीएम कार्ड इशू किया जाएगा मैंडेट होल्डर को। देखो मैंडेट फॉर्म मैं किसको दूंगी, बैंक को दूंगी। मैंडेट पावर किसको दे रही हूँ, मैंडेट होल्डर को दे रही हूँ। तो उसको मैंडेट होल्डर को एक चेकबुक और एटीएम कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है। एंड वो ना ही एनआरई के कोई एफडीज या कोई एनआरओ एफडीज इन्हें ना ओपन कर सकता है ना क्लोज कर सकता है। मैंडेट होल्डर, मैंडेट होल्डर के पास ना अकाउंट ओपन क्लोज करने की पावर नहीं होती है। और मैंडेट होल्डर फंड्स रिपैट्रिएट कर सकता है, बाहर भेज सकता है सिर्फ अकाउंट होल्डर को। तो मान लो अगर मैं ए को मैंडेट दे के गई हूँ, पावर दे के गई हूँ और मैं आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, तो वो सिर्फ आउट ऑफ कंट्री सिर्फ मुझे ही पैसे रिपैट्रिएट कर सकता है, किसी और को नहीं कर सकता। ना ही वो किसी को फंड गिफ्ट्स कर सकता है। ज्यादातर लोकल पेमेंट्स वगैरह के लिए वो चेक्स इशू कर सकता है। और मैं चाहूं तो जाने से पहले पावर भी लगा के लिमिट भी लगा के जा सकती हूँ उसकी पावर पे कि मैक्सिमम वो इतने ही अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकता है मेरे अकाउंट में से। और एक जो कि मैंडेट होल्डर है, मेरे अकाउंट में कोई मेरी पर्सनल डिटेल्स चेंज नहीं करेगा, मेरा नाम एड्रेस नहीं चेंज कर सकता, ना ही मेरे अकाउंट को क्लोज कर सकता है। तो काफी लिमिटेड पावर्स जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है पावर ट्रांसफर करने का, पावर ऑफ अटर्नी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज वगैरह मैंडेट के थ्रू पावर नहीं ट्रांसफर करते, वो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू करते हैं। तो जो पावर ट्रांसफर करता है उसे डोनर या प्रिंसिपल बोला जाएगा। जिसे पावर ट्रांसफर की जा रही है वो डोनी या एजेंट है। तो ये ए जो है, ये बी को अगर पावर ऑफ अटर्नी देता है, इसका मतलब है वो उसको पावर दे रहा है कि उसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स की जा सके। तो पावर ऑफ अटर्नी दो टाइप्स की होती है, यूनिवर्सल जनरल
या फिर स्पेसिफिक या लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी। तो जनरल या यूनिवर्सल आप पावर ऑफ अटर्नी किसी को देते हैं तो आप उसको बहुत एक्सटेंसिव पावर्स देते हैं, और जो स्पेसिफिक या लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी होती है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस या किसी सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं राइट्स ऑफ अ बैंकर, बट आई वांट टू इंक्लूड वन थिंग इन पावर ऑफ अटर्नी, कि पावर ऑफ अटर्नी एक स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है, एक स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है। एंड ये कोई भी पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर कर सकता है, इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, तो बहुत मेजर पावर ट्रांसफर होता है। ठीक है, कि मेरे बिहाफ पे तुम ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ अ बैंकर की। राइट्स ऑफ अ बैंकर में बैंक्स के पास राइट्स होता है, राइट ऑफ जनरल लियन, राइट टू सेट ऑफ, राइट टू क्लोज द अकाउंट, राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन एंड राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। बैंकर्स लियन या राइट टू लियन क्या होता है? ये बैंक का राइट होता है कि वो कस्टमर के गुड्स एंड सिक्योरिटीज को तब तक अपने पास रिटेन करके रखे जब तक कि वो उनकी डेट ना पे कर दे कस्टमर। ऐसा नहीं है कि बैंक बैलेंस को रिटेन करके रख लेंगे, नहीं। कोई जनरल गुड्स एंड सिक्योरिटीज जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक के पास आए हैं, उन्हें बैंक तब तक वापस नहीं करेगा जब तक आप उसकी डेट नहीं पे कर देते। अगर आप डेट नहीं पे करते, नोटिस आने के बाद भी डेट नहीं पे करते, तो आपके गुड्स एंड सिक्योरिटीज को बेच के बैंक अपना पैसा वसूलेगा। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो बैंक होता है उसके पास राइट ऑफ जनरल लियन होता है, कि जब तक आप बैंक का पैसा नहीं वापस करते, वो आपके गुड्स एंड सिक्योरिटीज को अपने पास रखेगा। और जब आप वापस कर देंगे पैसा, तो आपको अपना सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं वापस कर पाते, तो फिर आपके गुड्स को सेल करने की पावर भी बैंकर के पास रहती है। ये बैंकर्स का राइट टू लियन है। कुछ जगह हैं जहां पे राइट टू लियन एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो, अगर आपने बैंक को कोई आर्टिकल्स दिए हैं सेफ कस्टडी के लिए, है ना, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक को दिए हैं, आपका कुछ गलती से सामान बैंक के पास छूट गया है, तो उस पे राइट टू लियन नहीं लगेगा। ठीक है, और फिर इमेच्योर डेट्स जो है वहां पे भी राइट टू लियन नहीं लगता है। ठीक है, मान लो कि अभी मेरा लोन जो है ना, वो अभी पेंडिंग है, उसकी पेमेंट 28 सितंबर को, 20 सितंबर को पे करना है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक अभी से राइट टू लियन लगा के बैठ जाए। राइट टू लियन फ्यूचर की डेट के लिए नहीं लगेगा, जो ऑलरेडी डेट मेच्योर हो चुकी है लेकिन पेमेंट कस्टमर नहीं कर रहा, तब बैंक राइट टू लियन लगाएगा। स्टोलन गुड्स पे भी राइट टू लियन नहीं लगता है। ठीक है, चोरी के सामान पे भी राइट टू लियन नहीं लगेगा। एंड बैंक के पास ना राइट टू लियन भी होता है, बैंक के पास राइट टू सेट ऑफ भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि राइट टू लियन भी लग जाए और राइट टू सेट ऑफ भी लग जाए। अगर सेट ऑफ यूज करेगा बैंक अपना राइट, तो लियन नहीं यूज करेगा, लियन राइट यूज करेगा तो सेट ऑफ नहीं यूज करेगा। दे कैन नॉट बी यूज टुगेदर, दे कैन नॉट बी यूज साइमल्टेनियसली। ठीक है, फिर बात करते हैं जॉइंट अकाउंट की। जॉइंट अकाउंट जो है उसको भी अटैच नहीं किया जाता है एक कस्टमर के लोन के लिए। कंटिजेंट कोई डेट है जो अभी अराइज भी नहीं हुआ है, उस पे राइट टू लियन नहीं लगता है। ठीक है, और राइट टू लियन में इसका मतलब ये नहीं कि आपका बैंक बैलेंस फ्रीज करके रख देगा बैंक के, नहीं, पहले लोन चुकाओ फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस रिलीज करेंगे। डिपॉजिट्स पे बैंक का राइट टू लियन नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव लियन का क्या मतलब होता है? एक सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव लियन में क्या है? देखो, नॉर्मल लियन में तो बैंक हमारे गुड्स की पोजेशन अपने पास रखता है। नेगेटिव लियन में हम, जो कस्टमर है, वो खुद से बैंक को ये प्रॉमिस करता है कि देखो, जो मेरे गुड्स हैं, जो मेरा सामान है, मैं तब तक ना ही सेल, हाइपोथिकेट, प्लेज या मॉर्टगेज कुछ भी नहीं करूंगा जब तक मैं आपका पैसा नहीं चुका देता। इसमें बैंक के किसी रिटर्न कंसेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कस्टमर खुद से बोल रहा है कि मैं तब तक सेल, हाइपोथिकेट या प्लेज नहीं करूंगा गुड्स को या अपने सामान को, प्रॉपर्टी को, जब तक मैं आपका लोन ना चुका दूं। तो कस्टमर की तरफ से इनिशिएटेड होता है नेगेटिव लियन। ठीक है, और ये तब तक एप्लीकेबल रहेगा जब तक बैंक का पैसा कस्टमर चुका ना दे। ठीक है, तो इसमें बैंक का रोल नहीं है, इसमें कस्टमर खुद से बोलता है किसी, आई विल नॉट सेल और हाइपोथिकेट, पहले मैं आपका लोन चुकाऊंगा। ठीक है, अगला है राइट टू सेट ऑफ। राइट टू सेट ऑफ को राइट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। ये बैंक का स्टैट्यूटरी राइट है, बाय लॉ लीगल राइट है ये बैंक का, राइट टू सेट ऑफ को यूज करना। ठीक है, और राइट टू सेट ऑफ को यूज करने से पहले कस्टमर को नोटिस देना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जब अपना अकाउंट ओपन करेगा या कोई अग्रीमेंट करेगा, तो उसमें ऑलरेडी लिखवा देता है कि राइट टू सेट ऑफ को एक्सक्लूड कर दो, तब बात अलग है, नहीं तो हमेशा बैंक के पास राइट टू सेट ऑफ लगता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लो ये कस्टमर है,
उसका बैंक में एक 20,000 रुपए का डिपॉजिट अकाउंट है, 20,000 रुपए उसके अकाउंट में है। दूसरा, उसने बैंक से 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है दूसरे अकाउंट में। तो बैंक ने इसको नोटिस भेजा कि सर आप ये हमारा पैसा वापस कर दो, ड्यू डेट निकल चुकी है। अगर आप पैसा वापस नहीं करोगे, ओवरड्राफ्ट का हमें पेमेंट नहीं करोगे, तो फिर हम राइट टू सेट ऑफ यूज कर लेंगे। तो नोटिस देना जरूरी है राइट टू सेट ऑफ लगाने से पहले। कस्टमर फिर भी अगर पैसा नहीं पे करता, तो फिर बैंक क्या करेगा, इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन करके एक ही अकाउंट मान लेगा और ये जो 10,000 है इन 20,000 में से वसूल लेगा। ये होता है बैंक का राइट टू सेट ऑफ। ठीक है, तो इसमें सारी ब्रांचेस की बैंक को सिंगल एंटिटी माना जाएगा। यानी कि हो सकता है कि ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये जलंधर वाली ब्रांच में है और ये जो ओवरड्राफ्ट है ये लुधियाना वाली ब्रांच है, लेकिन बैंक एक ही है। तो इन बैंक तो एक ही है, सिंगल एंटिटी माना जाएगा और राइट टू सेट ऑफ जो है यूज किया जाता है। और कंटिंजेंट डेट नहीं होनी चाहिए, जो डेट ऑलरेडी अराइज हो चुकी है, ड्यू होना चाहिए पैसा, फ्यूचर में हो सकता है वाली बात नहीं होनी चाहिए, उसी टाइम ड्यू होना चाहिए, तभी राइट टू सेट ऑफ यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, लेकिन नोटिस देना जरूरी होता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे बिना नोटिस दिए भी राइट टू सेट ऑफ यूज किया जा सकता है। जैसे अगर बैंक को पता लगे कस्टमर की डेथ हो गई, बिना नोटिस के बैंक राइट टू सेट ऑफ यूज कर लेगा। अगर इंसान इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर कंपनी का अकाउंट है, कंपनी की वाइंडिंग अप होने का बैंक को पता लगे कि कंपनी तो बंद हो रही है, उसके पैसे पे पहले ही बैंक अपना राइट टू सेट ऑफ लगा लेगा। अगर बैंक के पास गार्निशमेंट ऑर्डर आ जाता है, तो बैंक पहले अपना राइट टू सेट ऑफ लगाता है, फिर गार्निशमेंट ऑर्डर के तहत अकाउंट के पैसे को फ्रीज करेगा। ठीक है, अगर बैंक को पता लगता है कि कस्टमर ने अपने जो अकाउंट में पैसा है वो कहीं और असाइन कर रखा है, किसी और को असाइन कर रखा है, तो बैंक बोलेगा कि अरे ये तो हमारे खतरा हो सकता है हमारी लोन को, डेट को, तो वो पहले अपना राइट टू सेट ऑफ लगा लेगा। बैंक को पता लगता है कि जो लोन लेने के लिए कस्टमर ने चीज गिरवी रखी थी बैंक के पास, वो कहीं और भी गिरवी रख रखी है, तब भी बैंक राइट टू सेट ऑफ लगा सकता है। ठीक है, कस्टमर के पास राइट टू सेट ऑफ नहीं होता है कि मैं बोलूं कि मैंने तो अपनी जलंधर वाली ब्रांच पे चेक इशू किया था, लेकिन उसमें पैसे कम है जलंधर वाले अकाउंट पे, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आपने मेरा चेक क्यों बाउंस कर दिया। हो सकता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 थे, चेक मैंने 15,000 का इशू कर दिया, ऑब्वियसली बैंक इसे डिसऑनर कर देगा। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आप लुधियाना वाली ब्रांच वाले जो मेरा अकाउंट है उसमें से पैसा विड्रॉ कर लेते, नहीं, ये मैं नहीं, कस्टमर के लिए राइट नहीं है, ये बैंक के लिए राइट होता है, राइट टू सेट ऑफ। ठीक है, एफडी पे राइट टू सेट ऑफ कब लगेगा, जब एफडी मेच्योर हो जाएगी, है ना। तो बैंक को अगर पैसे वसूलने हैं तो पहले एफडी के मेच्योर होने का वेट करो और फिर उस पर राइट टू सेट ऑफ लगाओ। एफडी तोड़ के राइट टू सेट ऑफ जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो कुछ सिनेरियो समझ लेते हैं। मान लो डिपॉजिट है, अकाउंट में पैसा किसके नाम पे है, ए के नाम पे है, लोन ए के नाम पे या ए के प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के नाम पे है, तो क्या राइट टू सेट ऑफ लग सकता है, इस लोन को चुकता करने के लिए लग सकता है। ठीक है, लोन ए और बी दोनों ने मिलके लिया, डिफॉल्ट कर दिया, पैसा नहीं दे रहे, तो क्या जो सिर्फ ए के नाम पे डिपॉजिट है, राइट टू सेट ऑफ लग सकता है, यस लग सकता है। अगर लोन लिया है एबीसी पार्टनरशिप फर्म ने और ए उसमें पार्टनर है, क्या सिर्फ ए के अकाउंट पे राइट टू सेट ऑफ लग सकता है, लग सकता है। तो हमेशा याद रखना कि पार्टनरशिप फर्म ने अगर लोन ले रखा है तो पार्टनर के अकाउंट पे राइट टू सेट ऑफ लग सकता है, लेकिन अगर लोन पार्टनर ने लिया हो तो पार्टनरशिप फर्म का जो पैसा है उस पे राइट टू सेट ऑफ नहीं लगता है। तो पार्टनर बेचारे के पैसे छीने जा सकते हैं, उसके अकाउंट पे राइट टू सेट ऑफ लग जाएगा अगर उसके पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है, लेकिन बेचारे पार्टनर ने अगर लोन लिया है तो पार्टनरशिप फर्म के पैसे को नहीं छेड़ा जाएगा। ठीक है, अगर मान लो पैसा ए और बी दोनों के नाम पे है लेकिन लोन सिर्फ ए ने लिया है, तो राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि पैसा तो ए और बी दोनों का है, लोन सिर्फ ए का है, तो राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद मान लो लोन जो है ए के नाम पे है जो एक कंपनी में डायरेक्टर है, और पैसा अकाउंट किसके नाम पे है, कंपनी के नाम पे है, तो वो कंपनी का पैसा है, ए के लोन के लिए राइट टू सेट ऑफ नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद लोन जो है वो ए के नाम पे है जो एक ट्रस्ट का ट्रस्टी है, लेकिन पैसा ट्रस्ट के नाम का है, तो पैसा ट्रस्ट के नाम का है, ट्रस्टी के लोन के लिए राइट टू सेट ऑफ नहीं लग सकता। ठीक है, अब लोन है ए के नाम पे और डिपॉजिट बी के नाम पे है, लेकिन बी गारंटर है, लोन में बी ने गारंटी दी थी, तो यस बी के अकाउंट पे राइट टू सेट ऑफ लग सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस जो हैं आपको याद रखनी है।
अगला राइट है बैंक का टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन। बैंक अगर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो कमीशन या इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट एंड कमीशन चार्ज किया जाएगा वो रीजनेबल होना चाहिए और वेल इन एडवांस आपको कस्टमर को बताना है कि देखो इस सर्विस का इतना इंटरेस्ट और कमीशन हम चार्ज करेंगे। तो ये भी राइट बैंक के पास है। फिर है टर्मिनेशन ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो टर्मिनेट करना है, खत्म करना है बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप को, तो वो वॉलंटरली भी हो सकता है और बाय लॉ भी किया जा सकता है। वॉलंटरली कस्टमर को नहीं पसंद सर्विसेज या कस्टमर शिफ्ट हो रहा है, कहीं और जा रहा है, तो वो अकाउंट क्लोज करवा सकता है। बैंक भी अकाउंट क्लोज करवा सकता है अगर कस्टमर के अकाउंट में कभी मिनिमम बैलेंस नहीं होता, अनवांटेड ट्रांजेक्शंस होती हैं, बार बार चेक बाउंस होते हैं। तो अगर इश्यूज हैं तो बैंक नोटिस देके कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर सकता है। अगर हम बाय लॉ देखें तो बाय लॉ गार्निशमेंट ऑर्डर आने पे, कंपनी या इंडिविजुअल की लिक्विडेशन होने पे, इंसैनिटी डिक्लेयर होने पे, डेथ होने पे कस्टमर के अकाउंट को बाय लॉ क्लोज किया जा सकता है। ठीक है। फिर बात करते हैं राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की। इसमें मान लो एक इंसान भागा भागा बैंक आता है और जल्दी से 10,000 रुपए दे के बैंक वालों को बोलता है कि अरे ये मेरे लोन के पैसे हैं, है ना, और वो चला जाता है। बैंक वाले उसको पूछने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि कौन सा लोन, ए वाला या बी वाला, तुमने दो लोन ले रखे हैं। लेकिन कस्टमर जल्दी में निकल जाता है, उसको कांटेक्ट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे वो 10,000 लोन ए के लिए यूज होंगे या लोन बी के लिए यूज होंगे, किसके लिए यूज होंगे? ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा पहले बैंक इंटरेस्ट की पेमेंट वसूलेगा। मान लो लोन जो ए है उसमें 7,000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट के और 1,000 रुपए इंटरेस्ट के हैं। जो दूसरा लोन है उसमें 9,000 रुपए प्रिंसिपल के हैं और 1,500 रुपए इंटरेस्ट के हैं। तो पहले जो 10,000 रुपए हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट दोनों की वसूलने के लिए यूज किया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस कोई और कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो तो हमेशा पहले इंटरेस्ट की तरफ किया जाएगा। ठीक है। अगर दोनों इक्वल स्टैंडिंग के हैं, सबसे पहले तो देखो बैंक ये देखेगा कि कौन सा ए लोन पहले ड्यू है या बी लोन पहले ड्यू है। तो अगर ए लोन आज ड्यू है, बी कल ड्यू है, तो ऑब्वियसली ए की तरफ ये पैसा यूज किया जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, सेम इंपॉर्टेंस के लोन्स हैं, तो पहले इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ करो और जो पैसा बच जाए वो फिर प्रिंसिपल की तरफ आप प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट कर दो। ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ टाइम पहले आपको देखना है। अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू है तो पहले इंटरेस्ट की तरफ पेमेंट यूज किया जाएगा, फिर प्रिंसिपल की तरफ पेमेंट जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब हम एमसीक्यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो जैब के लिए लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 लॉन्च हो चुका है। जैब 80 कोड आप यूज कर सकते हैं, 80% ऑफ मिलेगा। तो इस बैच में आपको टोटल 60 क्लासेस के अंदर 15 15 क्लासेस होंगी और आपका पूरा जो सिलेबस है कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाएगी जितना हो सकता है। एंड मैक्सिमम सब कुछ इंपॉर्टेंट करवा दिया जाएगा। साथ के साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे और इसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। सो फॉर अ वेरी रीजनेबल प्राइस आपको सब कुछ मिल रहा है जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके हमारे कोर्सेज, इवन मास्टर कोर्स और हमारे क्रैश कोर्स दोनों ही चेकआउट कर सकते हैं। तो अब एमसीक्यूज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको पहले पूछा जा चुका है पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस बैंकर्स लियन? तो बैंकर्स लियन इज द राइट ऑफ द बैंक टू रिटेन possession of goods and securities owned by the debtor until the debt due from the letter is paid। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि बैंक आपके गुड्स एंड सिक्योरिटीज को तब तक अपने पास रखेगा जब तक आप डेट जो है पे नहीं कर देते। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है। अगला है इफ अ पर्सन ओज सेवरल डेट्स टू अ लेंडर, any payment made to the lender where neither party has made any appropriation will be applied towards discharge of loans in order of time, if even if a debt is barred by limitation, discharge of loan proportionately as per outstanding amount, discharge of loan in order of quantum, none of the above। तो देखो यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ लोन्स हमेशा राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में इन ऑर्डर ऑफ टाइम होता है। ठीक है। जो पहले डेट ड्यू है, बहुत सारी डेट्स अगर ड्यू है तो आप अगर पैसे देके गए हो तो जो डेट पहले ड्यू है उसकी तरफ पेमेंट जो है वो किया जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पावर ऑफ अटर्नी? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग पावर ऑफ अटर्नी? क्या ये एक स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है? करेक्ट। प्रिंसिपल कैन रिवोक पावर ऑफ अटर्नी? यस, पावर ऑफ अटर्नी देने वाला उसको रिवोक भी कर सकता है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी इज इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस? तो ये गलत है। देखो, जो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी होती है, लिमिटेड पावर ऑफ अटर्नी, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी
में मेजर पावर्स, ज्यादा पावर्स दी जाती हैं। पीओए स्टैंड्स रिवोक्ड बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल है जो पावर ऑफ अटर्नी देता है, अगर वही इंसॉल्वेंट हो जाए तो पावर ऑफ अटर्नी खत्म हो जाती है। तो इनकरेक्ट देखना था, तो सी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला है तंजीम was not able to paid off his debt to the bank। तंजीम पे ऑफ नहीं कर पाया अपनी डेट बैंक को। द बैंक हैज रिटेन्ड द पोजेशन ऑफ द गुड्स ओन्ड बाय तंजीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द बैंक। तो तंजीम ने पैसा नहीं पे किया, तो बैंक ने अपना राइट टू लियन यूज कर लिया, क्योंकि पोजेशन रिटेन करी है। तो बैंक क्या कर सकता है, पेमेंट होने का वेट करे, क्योंकि वो सेल तो कर नहीं सकता, या वो सेल कर सकता है गुड्स को अपना पैसा रिकवर करने के लिए, या कोर्ट केस फाइल करे और फिर कोर्ट गुड्स को टेक ओवर करेगा, ऐसा होगा, या एनी ऑफ द अबव। तो इसमें देखो, बैंक जो है के पास राइट है कि वो सेल कर देगा गुड्स को अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता अपना पैसा रिकवर करने के लिए। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट ऑफ सेट ऑफ इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग राइट टू सेट ऑफ। द राइट कैन बी अप्लाइड ऑन कंटिजेंट डेट्स। इट अराइजेज ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ ऑफ द कस्टमर, यानी कि नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती क्या डेथ के टाइम पे। द अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर एंड हिज इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी कंबाइंड। कि जो सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट है और एंड हिज इंडिविजुअल अकाउंट, क्या इन्हें कंबाइन किया जा सकता है राइट टू सेट ऑफ अप्लाई करने के लिए। तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये हमारा आज का सेशन था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।